स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र दो भागों में विभक्त थे, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत थे, जबकि देसी रियासतों की संख्या लगभग 600 थी, जिनमें से 542 को छोड़कर शेष पाकिस्तान में शामिल हो गई। 542 रियासतों में से 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में विलय कराया गया। हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा, जबकि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा। देसी रियासतों का भारत में विलय तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शी नीति और शास्त्रीय कूटनीतिक प्रयासों का यह परिणाम था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ब्रिटिश प्रांतों एवं देसी रियासत एकीकरण द्वारा भारत में राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया। ये सभी संख्याओं में 29 थी। श्रेणी का में ब्रिटिश भारतीय बड़े प्रांतों को रखा गया, जो 216 देसी रियासतें थी, जिनमें 9 बड़े प्रांत थे: असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। भागा में श्रेणी के उन राज्यों को रखा गया जो छोटे ब्रिटिश भारतीय राज्य थे। इनमें 275 देसी रियासतें, जिसमें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्व पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र और त्रावणकोर था। भाग सी में उन देसी रियासतों को रखा गया जिनमें देसी रियासतों की संख्या 61 है। ये राज्य कुल 10 थे, जिनमें अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और भाग डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उन क्षेत्रों को रखा गया जो कि भारत ने विजित किए थे। आइए अब बात करते हैं संविधान के भाग 1 की। अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत संघ का मतलब है राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को संघ से अलग करने की स्वतंत्रता नहीं है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार संसद को दिया जाना चाहिए, जो विधि द्वारा इसका विनियमन व परिवर्तन करेगी। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र, आकार, सीमा में परिवर्तन का अधिकार संसद को दिया गया है। वहीं इसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। उस विधेयक को पास करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होगी। राष्ट्रपति उस विधेयक से संबंधित राज्य की राय जानने के लिए प्रेषित करेगा और इसके लिए एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण करेगा। राज्य विधानमंडल की राय बाध्यकारी नहीं है, यह मात्र औपचारिक है। यदि संसद राज्य विधानमंडल की राय जानने के बाद विधेयक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करती है तो उसे दोबारा राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाना अनिवार्य नहीं है, उसे उसी रूप में पारित माना जाएगा। अनुच्छेद 4 क्लास 2 में कहा गया है कि ऐसी कोई भी विधि जो अनुच्छेद 268 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं मानी जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे विधेयक को सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकेगा। सामान्य बहुमत का मतलब है कि वहां पर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की बहुमत से है। किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कुछ प्रावधान किए गए, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। राज्यों में विशेष राज्य दर्जा मिलने के पश्चात उसे केंद्र की तरफ से विशेष वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव गॉडविल फॉर्मूले के आधार पर प्रारंभ किया गया था। संविधान में गरीब और पिछड़े राज्यों को के समान अवसर प्रदान करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में उन राज्यों को विशेष दर्जा देने के लिए कुछ प्रावधान किए गए, जिनमें से सामरिक दृष्टि से राज्य की महत्वता होनी चाहिए, राज्य में पर्वतीय तथा दुर्गम अवस्थिति होनी चाहिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, आर्थिक तथा बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से राज्य का पिछड़ापन होना चाहिए। इन विशेष राज्यों में से कुछ राज्य इस प्रकार हैं: असम और नागालैंड को 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर और मेघालय को 1972 में, त्रिपुरा को 1972 में,
मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 1972 में, सिक्किम को 1975 में, मिजोरम को 1986 में, अरुणाचल प्रदेश को भी 1986 में, उत्तराखंड को 2001 में। आइए अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के बारे में। सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए थे। बाद में इन्हें मुख्य आयुक्त के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद इन क्षेत्रों को भाग गा और घा के राज्यों की श्रेणी में रखा गया। 1956 में 7वें संविधान संशोधन के अधिनियम व राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन्हें केंद्र शासित के रूप में पुनर्गठित किया गया। बाद में कुछ केंद्र शासित राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, जिनमें से हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा प्रारंभ से केंद्र शासित प्रदेश में शामिल थे, लेकिन अब ये पूर्ण राज्य के क्षेत्र में शामिल हैं। दूसरी ओर पुर्तगाली के वापस जाने के बाद गोवा, दमन दीव और दादरा व नागर हवेली तथा फ्रांसीसियों वापस लिए गए क्षेत्रों में पांडुचेरी क्षेत्र प्रदेश शामिल थे। 1973 में लक्षद्वीप को लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। वर्ष 2006 में पांडुचेरी को पांडिचेरी के नाम से जाना जाने लगा। केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के मुख्य कारण थे राजनीतिक व प्रशासनिक कारण, सांस्कृतिक विभिन्नताएं, सामरिक महत्व, पिछड़े व अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष व्यवहार व देखभाल। मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश ये बाद में पूर्ण राज्य बन गए, जिनमें ये कारण शामिल थे। राजनीतिक व प्रशासनिक कारण की दृष्टि से दिल्ली व चंडीगढ़ को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था। सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण पांडिचेरी, दादरा व नागर हवेली को, सामरिक महत्व के कारण अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया था। पिछड़े व अनुसूचित जनजातियों के विशेष व्यवहार व देखभाल की दृष्टि से मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब ये पूर्ण राज्य के रूप में जाने जाते हैं। आइए अब बात करते हैं भाग 1 में सम्मिलित कुछ समझौते एवं राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग एवं समितियों के बारे में। बेरुबरी संघ मामला। सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि संविधान संशोधन के पश्चात कोई राज्य क्षेत्र किसी अन्य राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। 9वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा बेरुबरी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया गया तथा 6वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिए गए थे, जिनमें से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान द्वारा 16 मई 1974 को सीमा समझौता किया गया था। इस समझौते में भारत के 4 राज्यों के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम की कुल 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपे गए थे और लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बांग्लादेश ने भारत को सौंपा। आइए अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन संबंधित आयोग एवं समितियों। धर आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। इस आयोग को धर आयोग के नाम से जाना गया। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर इसके धर आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। जे.वी.पी. समिति धर आयोग की सिफारिश के पश्चात भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का आंदोलन और अधिक तीव्र हो गया, जिसके समाधान के लिए कांग्रेस ने जे.वी.पी. समिति का गठन किया। जे.वी.पी. समिति ने अपनी सिफारिश में 1949 में पेश किया। इसमें जे.वी.पी. का मतलब जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। इस समिति ने अपनी सिफारिश में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को तत्कालिक समय में अव्यावहारिक बताया। भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन के दौरान ही 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद पोटी श्रीरामुलु का निधन हो गया। इसके बाद अक्टूबर 1953 में भारत सरकार ने विवश होकर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। मद्रास से तेलुगु भाषाई क्षेत्र को अलग करके एक नए राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया। इसके आधार पर मद्रास प्रांत में बचे हुए क्षेत्र में तमिल भाषी राज्य के रूप में
रखा गया। सन 1969 में इसको तमिलनाडु नाम दिया गया। फजल अली आयोग अक्टूबर 1953 में नए राज्यों आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के पश्चात भाषाई राज्यों के पुनर्गठन की मांग और भी तेज हो गई, जिसके पश्चात भारत सरकार को दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करनी पड़ी थी। आयोग ने अन्य 2 सदस्यों में के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू शामिल थे। फजल अली आयोग 1955 में सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी और इसमें उन्होंने प्रावधान दिए कि किसी नए राज्य के गठन में राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय तथा प्रशासनिक कुशलता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। भाषाई आधार पर प्रांतों को पुनर्गठित तार्किक रूप से व्यवहारिक नहीं है। सामान्यतः ऐसा कोई राज्य बनाना असंभव है जो पूर्णतः भाषाई हो। भाषाई और संस्कृति एक रूपता राज्यों का वर्गीकरण भाग का, खा, गा, घा आदि में करना अनावश्यक है। उन्हें एक भाग में शामिल किया जाए। फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत में 16 नए राज्यों का निर्माण की सिफारिश की गई। भाग 3 में संघ शासित क्षेत्रों के निर्माण की अनुशंसा की गई। सरकार के द्वारा सन 1956 में आयोग की अनुशंसाओं में कुछ परिवर्तन करते हुए इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य तथा 6 नए संघ शासित राज्यों का निर्माण किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 सामान्यतः तेलंगाना विधायक के नाम से विवादित इस विधेयक को माध्यम से आंध्र प्रदेश के 2 भागों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया। फलस्वरूप तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के द्वारा भारत में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का निर्माण किया गया। आंध्र प्रदेश, जिसे मद्रास राज्य में तेलुगु भाषा के क्षेत्र में शामिल किया गया था, कुर्नूल आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी थी, जबकि गुंटूर राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा हैदराबाद राज्य में तेलुगु भाषा के क्षेत्र को आंध्र प्रदेश में मिलाकर एक बृहद आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। राज्य की राजधानी हैदराबाद स्थानांतरित की गई। पुनः आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में आंध्र प्रदेश को 2 अलग राज्यों आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में विभाजित किया गया। 10 वर्षों के बाद आंध्र प्रदेश को दोनों राज्यों में संयुक्त राजधानी बनाया गया। इस अवधि में आंध्र प्रदेश ने अपनी अलग राजधानी बना लेगा। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम बदलकर हैदराबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। 1 जनवरी 2009 को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का संचालन प्रारंभ हुआ। 5 अगस्त 2019 को संसद ने अनुच्छेद 370 के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश एवं सरकार के संकल्प तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पारित करके जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित कर दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्यों का निर्माण हुआ। परंतु यह अधिनियम सरदार वल्लभ भाई के जन्म दिवस 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी बताना कमेंट में मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।